हेलो दोस्तों, आज हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन। ओके, पहली एप्लीकेशन क्या थी? हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बट आज हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। ओके, इसमें इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं, यानी जहां पे एक लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लीनियर यानी एक लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एक टर्म, वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, इसको हम लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता क्या है? ये होता है चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज अपॉन लेंथ यानी जितनी भी लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और लेंथ कितनी है। सो चार्ज अपॉन लेंथ और चार्ज पर यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट वी कॉल लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो लैम्ब्डा जब हमने डिफाइन किया, नाउ नेक्स्ट हम गॉस लॉ को यूज करेंगे और हम कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम डिस्टेंस r। ओके, नाउ एज वी नो दैट अगर हमने गॉस लॉ यूज करना है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है दैट वी हैव टू डिफाइन ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ओके, तो वही हमने यहां पे किया है। ये हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। याद रहे कि ये जो हमारी लाइन है जिसपे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इट इज एन इनफाइनाइट लाइन। क्या है बेटा? इट इज एन इनफाइनाइट लाइन। ओके, यानी यहां हम सब कुछ डिफाइन कर रहे हैं फॉर एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ ये जो रेड आपको दिख रहा है, ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। ओके, जो हमारी गॉसियन सरफेस यहां पे बनेगी, इसका टॉप भी क्लोज्ड है और इसका बॉटम भी क्लोज्ड होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज द गॉसियन सरफेस हैज टू बी a closed surface. Gaussian surface गैसे आसें क्या? Closed surface गैसे आसें। ओके, now see, ये हमने अपनी Gaussian surface ले ली। Let us assume that हमारी Gaussian surface की जो रेडियस है वो है स्मॉल r। ओके, और ये जो Gaussian सिलेंडर हमारा है, let us assume that it has some height h। Okay, height wise it is h and radius wise it is r. Now ये जो हमारी लाइन चार्ज है, ये जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। यानी हर जगह वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड होगा, रेडियली आउटवर्ड्स। फील्ड विल बी लाइक दिस। ओके, सो इट मीन्स दैट जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस लाइन चार्ज से निकलेगा, वो इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस से ही निकलेगा। टॉप से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा और बॉटम से भी कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। ओके, नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टॉप, नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बॉटम। व्हाई? बिकॉज जो हमारा टॉप है वहां से जब फ्लक्स ही नहीं निकलेगा तो वहां का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। एक और तरीका इस चीज को समझने का ये है, जो हमने लास्ट भी डिस्कस किया था, कि ये जो टॉप ऑफ द सिलेंडर है, अगर मुझे इस पे एक नॉर्मल ड्रा करना होगा, जब हम एरिया को वेक्टर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? नॉर्मल ड्रा करते हैं। ये n कैप इस पे हो गया, या इसका हम n1 कैप रखेंगे नाम, द नॉर्मल ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। ओके, तो E और इस n1 कैप के बीच एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री एंगल बन गया। सिमिलरली यहां पे अगर आप नीचे आ जाएंगे, जो बॉटम है, अगर मुझे बॉटम ऑफ द सिलेंडर पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? डाउनवर्ड्स। उसका मैं नाम रखूंगा n2 कैप। ओके, n2 कैप इज नॉर्मल ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड लाइक दिस। सो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ओके, और जो यहां पे जो कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर है,
आर यू गेटिंग मी? जो कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर है, अगर उस पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो उस पे जो नॉर्मल जाएगा वो डेफिनेटली जाएगा रेडियली आउटवर्ड्स। इसको हम नाम रखें N3 कैप। किसी भी पॉइंट पे ऑन द कर्व्ड सरफेस अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मुझे रेडियली आउटवर्ड्स ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, और E जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो भी रेडियली आउटवर्ड्स है। तो E और N3 कैप के बीच जो एंगल है, यानी इन दो के बीच जो एंगल यहां पे है वो है 0 डिग्री। ओके, तो अगर हम गॉस लॉ को यहां पे लिखें, दैट इंटीग्रल E डॉट dA, अगर हम लिखें E dA, this is for top, then E dA cos 90 degree plus integral E dA cos 90 degree। अगर ये हम बॉटम वाला लिखें, बॉटम वाला कंट्रीब्यूशन, प्लस E dA cos 0 डिग्री, ये है कर्व्ड सरफेस वाला कंट्रीब्यूशन, कर्व्ड सरफेस वाला कंट्रीब्यूशन। ओके, दिस विल बी Q enclosed upon epsilon naught। Now we know that, देखो बेटा, we know that यहां पे Q enclosed जो चार्ज एनक्लोज किया हुआ है गॉसियन सरफेस ने, वो कितना है? We know that lambda is the charge per unit length on this line charge। lambda is the charge per unit length। ओके, और हमारी गॉसियन सरफेस ने इस लाइन चार्ज का कितना पोर्शन कवर किया है? h लेंथ का, h हाइट का पोर्शन कवर किया है। सो आवर Q एनक्लोजर विल बी लैम्बडा टाइम्स h अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि फॉर्मूला का एप्सिलॉन नॉट। Okay, now we know cos 90 is 0, so it means that यहां से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, यहां से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा ऑन थ्रू द कर्व्ड सरफेस, यानी ये थर्ड जो है टर्म यहां पे ये बचेगी, तो हमें मिलेगा E dA cos 0 is 1 is lambda h upon epsilon naught। ओके, ठीक है, वही हमने पहले भी कहा था, जो यहां पे हमने दो टर्म कैंसिल कर दी बिकॉज ऑफ दिस कोसाइन ऑफ 90 डिग्री, वही मैंने पहले भी कहा था दैट देयर विल बी नो फ्लक्स थ्रू द टॉप, नो फ्लक्स थ्रू द बॉटम, सो द ओनली कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस। ओके, सो वी गेट इंटीग्रल E dA इज लैम्बडा h अपॉन एप्सिलॉन। नाउ ऑन दिस कर्व्ड सरफेस, ये जो कर्व्ड सरफेस है इस पे E का वैल्यू सेम है। व्हाई? बिकॉज ये जो लाइन चार्ज हमारी है, ओके, इट इज थ्रू दिस सेंट्रल एक्सिस ऑफ दिस वेरी सिलेंडर, यानी इस सिलेंडर की जो सेंट्रल एक्सिस है वहीं पे हमने, उसी पे हमने अपनी लाइन चार्ज को रखा हुआ है। ओके, सो ऑब्वियसली जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो इस सेंट्रल एक्सिस से इक्विडिस्टेंट होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि E का वैल्यू ऑन एवरी पैच ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस सेम रहेगा। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि यहां पे हम E को इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। वी विल राइट E इंटीग्रल dA इज लैम्बडा h अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, where h you know is the height of this very cylinder। Okay, now what is dA here? dA is a small area element of the curved surface, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी we get integral dA is 2 pi r h, curved surface area of the cylinder excluding this top and the bottom। okay, so integral dA is 2 pi rh, यानी यहां पे हमने कोई रिगरस इंटीग्रेशन नहीं की, हमने ये कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया कि dA इस कर्व्ड सरफेस का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है। ओके, और उस एरिया एलिमेंट की अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर मिलने वाला है। ओके, सो इसको हम वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी विल गेट E into 2 pi और h is lambda h upon epsilon naught। ओके, तो यहां से h and h will go, सो हमारा जो रिजल्ट होगा वो मिलेगा E equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r। okay, so this is the magnitude of the electric field
on the Gaussian surface having radius r, या हम कह सकते हैं कि this is the electric field due to a line charge with linear charge density lambda, जो कि पहले हमने कंसिडर किया, at some distance r. ओके, अब यहां पे ये जो इक्वेशन हमें मिली, इट इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, ये फील्ड का मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन क्या है फील्ड की? डायरेक्शन है फील्ड की रेडियली आउटवर्ड्स, द फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, सो हम लिखेंगे दैट द फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। अगर हमारे पास इस लीनियर चार्ज डेंसिटी में नेगेटिव चार्ज होता तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड सेम रहता, बट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड वुड बी रेडियली इनवर्ड्स इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो मैं यहां पे अगर लिखूं दैट इन केस अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता, अगर हमारे पास यानी माइनस लैम्बडा अगर हमारे पास होता, तो फील्ड की इक्वेशन ये मैग्नीट्यूड यही होता, बट द डायरेक्शन विल बी रेडियली इनवर्ड्स। ओके, this is for the case of negative charge. Now जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट किया, वहां पे हमें डिपेंडेंस आई 1/r² पॉइंट चार्ज के केस में, और यहां पे आप देख रहे हो दैट r डिपेंडेंस इज 1/r। इट मींस ये जो फील्ड है ये बड़ा शार्पली डिक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू दिस, यानी लाइन चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उतना तेजी से डिक्लाइन या डिक्रीज नहीं होता है जितना पॉइंट चार्ज का जो फील्ड होता है वो जितना डिक्रीज होता है। अब इसका रीजन आप समझिए कि ये जो लाइन चार्ज है ये हमने इनफिनाइट लाइन चार्ज ली हुई है। अब मान लो हम यहां पे हैं, सपोज यहां पे हमारी ऑब्जर्वेशन हो रही है, तो एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द लाइन चार्ज हमारी नजरों के सामने होगा। जितना जितना हम दूर चले जाएंगे तो द पोर्शन ऑफ द चार्ज दैट इज कंट्रीब्यूटिंग वो बढ़ता चला जाएगा। जितना जितना हम दूर चले जाएंगे द पोर्शन ऑफ द चार्ज दैट इज कंट्रीब्यूटिंग वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे जो कंट्रीब्यूटिंग चार्ज है, जो हम दूर जाते हैं कंट्रीब्यूटिंग चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाता है, वो कंपनसेट करता है आर की वजह से जो डिक्रीज होना था उसको थोड़ा सा कंपनसेट करता है ये जो कंट्रीब्यूटिंग चार्ज है वो उसका बढ़ना। ओके, जस्ट लाइक दिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बैठूं तो मुझे बोर्ड का ये पोर्शन दिखेगा, अगर मैं थोड़ा पीछे चले जाऊं तो बोर्ड का और पोर्शन मुझे दिखेगा, अगर मैं पीछे चले जाऊं तो मुझे ये पूरा दीवार दिखने लगेगा। सिमिलरली यहां पे जितना जितना हम पीछे चले जाएंगे उतना कंट्रीब्यूटिंग चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता चला जाएगा, एंड वी विल द फील्ड will not decrease as fast as it decreases in case of a point charge जहां पे 1/r² डिपेंडेंस है। ओके, आई होप आपने यहां तक प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस। ये तो है था ये सिलेंड्रिकल पोर्शन वगैरह सिलेंड्रिकल सिमेट्री में। अब कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे और उसके बाद हम जो है प्लेनर सिमेट्री उसको स्टडी करेंगे, वो एप्लीकेशन हम देखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेसी है नहीं। ओके, सो क्वेश्चन हमें क्या बताता है? क्वेश्चन हमें बताता है दैट वी हैव ए हॉलो सिलेंडर। ये सामने सिलेंडर दिया हुआ है, इसमें क्यू कॉलम चार्ज रखा हुआ है यहां पे within it. Okay, if phi is the electric flux in units of voltmeter, phi electric flux है in units of voltmeter associated with the curved surface B। ये जो curved surface है यानी curved surface of the cylinder, इसके थ्रू जो फ्लक्स निकल रहा है वो phi है, यानी B के थ्रू जो फ्लक्स निकल रहा है वो phi है। The flux linked with the plane surface A will be। तो हमें पूछा गया है कि ये जो A है यानी एक साइड इस सिलेंडर का A से कितना फ्लक्स बाहर आएगा। ओके, ये कर्व्ड सरफेस के थ्रू 5 फ्लक्स बाहर आता है, तो A के थ्रू कितना फ्लक्स बाहर आएगा। वी नो दैट ये जो पॉइंट चार्ज हमने यहां पे रखा हुआ है, ये जो फील्ड लाइंस है वो हर जगह हर डायरेक्शन से बाहर आएंगे, दे विल कम आउट थ्रू एवरी डायरेक्शन। ओके,
So there will be some flux through C, some flux through A, and some flux through B. We know from Gauss law that the total flux phi t is Q upon epsilon naught, the enclosed charge जो कि यहाँ पे Q है. But we know that phi t total flux will be the flux through B plus the flux through C plus the flux through A. It means that phi through B plus phi through C plus phi through A will be Q upon epsilon naught. Okay, but we know that the flux through A is equal to the flux through C. Why? Because जहां पे ये चार्ज रखा हुआ है, ये सिमेट्रिकली रखा हुआ है at equal distance from C and A. So जितना फ्लक्स A से बाहर आएगा उतना ही फ्लक्स C से भी बाहर आएगा. So we will write that phi C will be phi A. जब हम ये चीज यूज करेंगे इस इक्वेशन में, we will get that phi B plus 2 times phi A is Q upon epsilon naught. Okay, but we know that phi B, the flux through the curved surface B, it is given as phi, so we will write phi plus 2 phi A is Q upon epsilon naught. Phi A हमें चाहिए, so I will write 2 times phi A is Q upon epsilon naught minus phi, so phi A will be 1 by 2 Q upon epsilon naught minus phi. जरा आप देखिए कोई ऑप्शन है जो मैच हो रही है. इट इज दिस एंड हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, here we had to find the flux through A, तो it is this portion. So इसी तरह के क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं. अब फर्दर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्लक्स के बेस पे, गॉस लॉ के बेस पे. जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं, चाहे नीट में आए हैं, JEE मेंस और एडवांस्ड में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. ओके, इन आवर नेक्स्ट वीडियोस. टिल देन, गुड बाय.